हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एनआरएस लिसन पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो चलिए आज के सुनहरे सफर को स्टार्ट करते हैं। क्या खास होने वाला है, पर बिफोर दैट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग और इसका लेक्चर नंबर है 10। इससे पहले 9 लेक्चर आ चुके हैं, उनको जरूर अच्छे से देखिएगा सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो सके और साथ ही साथ अपने कॉपी पेन को रेडी रखिएगा और नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, क्या आज हम सीखने वाले हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वीबीटी जो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसी में हमने क्या देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा था। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था और यहाँ पे हमने देखा था कि कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। तो आपका क्या है, sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया, sp3d हो गया, sp3d2 हो गया और sp3d3। ठीक है, तो ये फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन था। इसको कैसे निकालते हैं, आपके पास क्या कोई फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, लॉन्ग कॉन्सेप्चुअल मेथड भी है, साथ ही साथ अगर आपको 1 मार्क में अभी कभी हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला को पुटअप करके किसी भी सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो। हमने सीखा था क्या था फॉर्मूला वो कि H बराबर जो था ये हमने देखा था कि हाफ और क्या होता है VMCA। ठीक है, तो क्या हो जाएगा V प्लस M और कैटायन यानी कि माइनस उसके आगे और एनायन जो कि नेगेटिव होता है उसके आगे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी कि हाफ V यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M यानी कि मोनोवेलेंट एटम अगर उससे कोई जुड़ा हुआ है इस कंपाउंड में, C का मतलब होता है कैटायन, क्या उस पर पॉजिटिव चार्ज है वो आप लिखोगे, एनायन यानी कि इसमें एनायनिक चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज कोई है तो वो, तो इसके थ्रू आप क्या होगा एटम का हाइब्रिडाइजेशन आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये भी बात की थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम आगे और जगह अप्लाई नहीं कर पाए तो जिसकी वजह से हमें एक और थ्योरी की तरफ मूव करना पड़ा और उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे वो भी हमने देखा था। और साथ ही साथ आपको अभी समझना है कि हमें मॉलिक्यूलर थ्योरी में जाने से पहले कि ये रेजोनेंस क्या होता है, यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है उछल कूद मचा रहा है और उसी से आपका रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आता है जिसको आपको समझना है। ठीक है, तो क्या होता है डीलोकलाइजेशन, तो वर्ड को आप समझिए क्या होता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो अपनी जगह पे रहे नहीं। ठीक है, यानी कि वो लोकलाइज नहीं है, एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर उसके पास पॉसिबिलिटी है तो वो क्या करेगा, इधर से उधर जंप करेगा और ऐसा जंप करने के लिए क्या कंडीशन होगा वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। पर बिफोर दैट हम समझ लेते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि सम टाइम इट इज़ पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल और एन आयन विथ ओनली वन स्ट्रक्चर। ठीक है, कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता कि जो एक स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया है वही जो आपके कंपाउंड का वही स्ट्रक्चर हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल आप बना सकते हो। ठीक है, यही बात यहाँ पे कह रहा है कि मोर देन वन स्ट्रक्चर कैन बी प्रपोज्ड, राइट, यानी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर प्रपोज किया जा सकता है बट नन ऑफ देम एक्सप्लेन्स ऑल द ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके काम की वो ये है कि द सोल्यूशन इज टू बी राइट इन अ वेटेड एवरेज टू ऑल द वैलिड स्ट्रक्चर विच एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी। दिस कंडीशन इज यूजुअली रेफर टू रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म या डीलोकलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर हम ले बेंजीन। ठीक है, फॉर्मूला अगर हम इसका कहें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है तो सिंपल सा बच्चा हमें पता है क्या, C6H6 जो होता है ये बेंजीन होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो हम एक स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं, आप बोलोगे यस मैम ये भी सही है। ठीक है, दूसरा इसका स्ट्रक्चर हम क्या ऐसा नहीं बना सकते, तो इस तरह से हमने किया पाई बॉन्ड ही है, हमने यहाँ पाई बॉन्ड कर दिया, यहाँ पाई बॉन्ड कर दिया, यहाँ पाई बॉन्ड कर दिया। ठीक है, तब भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो क्या है ये C6H6 ही है जो कि है किसका, बेंजीन का। ठीक है, तो आपने ये देखा कि क्या है यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि आपका पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। और जो इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, क्योंकि ये हम लोग केमिकल रिएक्शन में दिखाने के लिए हम लोग ये करते हैं, पर दोनों में से कोई भी एक ऑथेंटिक करेक्ट नहीं है। ठीक है, सही तरीका क्या है, आप क्या इसको डॉटेड लाइन या फिर सॉलिड सर्कल से आप इस क्या है बेंजीन को दिखाते हो सर्कुलर, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड है वो क्या होता है कंटिन्यूस मोशन में, यानी इलेक्ट्रॉन कूदते ही रहते हैं। ठीक है,
तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी को हमने क्या कहा, जहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने रेजोनेंस के नाम से जाना। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन जो आपसे कभी ना कभी पूछ ली जाती है तो उतना आपको पता होना चाहिए, उतना कैसे लिखेंगे वो आप जान लीजिए। तो क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल एज अ वेटेड एवरेज ऑफ 2 और मोर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी मैंने जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया था वो क्या है, एक हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। ठीक है, नाउ which only differs by the arrangement of electron but with the same position of the atom referred to as resonance। तो resonance आपका क्या होता है, वही जो आपका स्ट्रक्चर बना है और जो उसका मेन आपने जो है ना दोनों स्ट्रक्चर को मिला के जो एक तीसरा स्ट्रक्चर बनाया है उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। और उसी को आपको क्या समझना है। नेक्स्ट क्या है, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर ओनली इमेजिनरी। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है इमेजिनरी होता है और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज कंसिडर एज द हाइब्रिड ऑफ ऑल द वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप बनाते हो उसके, ठीक है, पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो वो आपके क्या है, इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है। और जो आप उसका मिला के जो एक स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे मैंने अभी बेंजीन के केस में अभी बनाया था, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी कहानी आपको पता है और वही जो होता है वो रियल होता है, बाकी आपकी इमेजिनरी कहानी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज less than the energy of any of the contributing resonating structure। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपने हाइब्रिड बनाया है, जो आपने हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर बनाया है वो उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी विथ रेस्पेक्ट टू अदर्स। ठीक है, जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, अगर हम बेंजीन का ही ले रहे हैं कि हमने ये 2 स्ट्रक्चर बना लिए इसके, ठीक है, एक ये बना लिया इसी को और दूसरा ये, ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। और जब हाइब्रिड आप बनाओगे तो क्या बनाओगे, तो आप क्या करोगे, इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के, यानी आपका कुछ ऐसा आप डॉटेड बनाओगे। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड आपका स्ट्रक्चर है इसकी एनर्जी कम होगी और हमें पता है जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इनके कंपैरिजन में आप ये देखोगे कि ये स्ट्रक्चर जो फर्स्ट है इसकी एनर्जी अलग होगी और इसकी एनर्जी अलग होगी और दोनों की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी विथ रेस्पेक्ट टू ये थर्ड स्ट्रक्चर जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड ओनली ऑन पेपर, राइट, ड्यू टू किसकी वजह से होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉट बाय चेंजिंग द पोजिशन ऑफ एटम। ठीक है, एटम का कोई पोजिशन चेंज नहीं होगा, बस आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, वो चेंज होगा, यानी उसका क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, उसी का मूवमेंट होगा जिसके वजह से आपका रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया था और ये वीबीटी का ड्रॉबैक था कि ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, तो रेजोनेंस भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो अभी हमने बात किया कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसी का क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एक जो दिमाग में ध्यान रखना है वो ये है कि द एक्चुअल स्ट्रक्चर दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो आपका क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का और उसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे लो होती है। ठीक है, स्टेबल का वर्ड का मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी तभी हम कहेंगे कि जब उसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी, देन एनी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स, हेंस द रेजोनेंस इज द स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। ठीक है, तो इससे हमें एक और चीज और इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ से पता चला वो ये पता कि रेजोनेंट स्ट्रक्चर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। कोई भी एटम अगर जिसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो तो आप ये कह सकते हो कि बाकियों के कंपैरिजन में वो आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है मैम, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, क्या होगा बच्चे, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, फॉर एग्जाम्पल के पास एक ए कंपाउंड है एक बी है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, इसका 2 ही बन रहा है, इसका 4 बन रहा है, तो कौन सा स्टेबल होगा, जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड, उतना ही ज़्यादा जो उसका हाइब्रिड आप बनाओगे रेजोनेंस हाइब्रिड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑल द स्ट्रक्चर्स डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली टू द हाइब्रिड। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो इक्वली हाइब्रिड स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है बच्चों लोग कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लार्जर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द
रेजोनेंस हाइब्रिड। जितना ज़्यादा स्टेबल आपका रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करेगा किसके लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड आपके स्ट्रक्चर के, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड आपका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं, ये है क्या आपका, ये यूरिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, यूरिया होता क्या है, यूरिया होता है आपका NH2CONH2। ठीक है, तो इसके पॉसिबल हम क्या बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यानी डीलोकलाइजेशन होगा। तो डीलोकलाइजेशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, आइदर 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है। एक तो ये होना चाहिए कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ये एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, फिर बाद में आपका बॉन्ड हो, ये भी कंडीशन पॉसिबल है। तीसरा कि आपके पास मल्टीपल बॉन्ड हो। ठीक है, क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, तब भी डीलोकलाइजेशन की पॉसिबिलिटी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या होगा, डीलोकलाइजेशन या मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, जो आपका स्ट्रक्चर 1 बना हुआ है और यहाँ पे स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3, तो क्या हो रहा है इसमें, तो इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या है, अमोनिया के पास जो ये यूरिया है आपका, ठीक है, इसमें क्या है, जो नाइट्रोजन इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो सकता है, अब इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, सिस्टम में रोटेट या डीलोकलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डंप कर रहा है, तो क्या होगा, कार्बन के पास यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड, कैसा था सिस्टम, देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड भी है, तो ये रेजोनेंस जाएगा और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ टूट जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर आपको क्या दिखेगा, नेगेटिव चार्ज दिखेगा। दूसरी बात, क्योंकि नाइट्रोजन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डंप किया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो बन गया, पर चार्ज कैसा आ जाएगा बच्चों, चार्ज आ जाएगा इस पे पॉजिटिव। ठीक है, ये देखते हुए जो बगल वाला नाइट्रोजन है उसके पास भी लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, यहाँ पे डंप कर सकता है, यानी आपको एक सेट ऑफ रेजोनेंस आप बना सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे करोगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट के क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। तो इसकी वजह से आपका क्या है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये इस पे जो चार्ज था वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसको इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो बना हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, अब इन्हीं तीनों को मिला के आपने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको आप कहने क्या कहा, रेजोनेंस हाइब्रिड कहा। ठीक है, क्या कहा, इसी स्ट्रक्चर को आपने कहा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ये हम पेपर पे दिखाते हैं। ठीक है, जो रियल में नहीं हो सकता, पर जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो क्या होता है, रियल होता है। अगर हमें यहाँ पे पूछे कितने आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं, तो आप बताओ कि यहाँ पे 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं जो यूरिया को स्टेबल कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस आई होप यहाँ पे आपको क्लियर है, और इसी को अभी और अच्छे से क्लियर करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने फिनॉल को ले रखा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अमॉन्ग the following resonance form of phenol, structure 1 is more stable। स्ट्रक्चर 1 जो है वो क्या है, मोर स्टेबल है, सिंस इट हैज़ नो चार्ज। अगर इस पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर 1 जो है इसमें कोई चार्ज नहीं है, यानी इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे स्टेबल आपसे पूछा जाए तो वो ये है। क्यों है, क्योंकि इसमें कोई अभी चार्ज नहीं है। वेयर एज द स्ट्रक्चर 2nd and 4th, 2nd और 4th की बात करें, ठीक है, तो 2nd और 4th में आपको क्या दिख रहा है बच्चों, 2nd और 4th में आपको प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों चीज दिख रही है। तो इसीलिए ये क्या कहेगा, ये लेस चार्ज सेपरेशन एंड मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 3। ठीक है, तो 3 के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेस चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन जो है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे 2nd और 4th क्या होगा, कम स्टेबल होगा विथ रेस्पेक्ट टू मोर स्टेबल। कहने का मतलब क्या है, लेस चार्ज सेपरेशन होगा तो मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 3। स्ट्रक्चर 3 के रेस्पेक्ट में 2nd और जो 4th है ये आपका क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन क्या है, लेस है। कहने का मतलब क्या है कि अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था वहाँ पे हमने यूरिया का देखा था। ठीक है, यूरिया का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा था। अगर ये स्पीशीज क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं फिनॉल। ठीक है, फिनॉल कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए क्या है, आपको पहले सिस्टम समझना है, फिर बाद में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो OH है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये अब क्या है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सिस्टम दिख रहा है जहाँ पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला क्या है, ये लोन पेयर इधर हुआ, ड्रिफ्ट हुआ अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है वो ऐसे करके बाहर आप निकालोगे। ठीक है, इस डबल बॉन्ड का निकलना यानी कि क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए क्या कहा, नेगेटिव चार्ज लगाया।
क्योंकि अपने ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या है रिंग में दिया है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे रिलीज होगी तो उस पर चार्ज क्या रखोगे आप लोग, पॉजिटिव रखोगे। एंड नेक्स्ट जो है, अगर बॉन्ड निकल के आ रहा है यानी उस पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। अब जब आपके पास ये स्ट्रक्चर बन गया तो आपका करना क्या है, इसको रोटेट कर देना है। ठीक है, रोटेट हो रहा है क्योंकि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और ये क्या होता है, वन ऑफ दिस किस जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्टेबल फॉर्म भी है। ठीक है, क्यों स्टेबल है, क्योंकि अभी मैंने सीखा कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल आपका कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मूव किया तो ऑब्वियसली कार्बन के पास क्या है, मेन फंडा याद रखना है, 4 बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट के क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये इसको अनडिस्टर्ब रखा। नेक्स्ट ये वाला टूट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव फिर इधर जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो वो पहला ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी इसको इसमें डंप करोगे। ठीक है, और ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आ जाएगा, पहला वाला आ जाएगा, यानी कि ये ऐसा, और ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 मिलते हैं। तो अगर हम यूरिया और फिनॉल में कंसिडर करें तो किसका ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो फिनॉल का आपका ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और फिर हमने ये देखा कि हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं आया। ठीक है, और बात करें सेकेंड और फोर्थ का तो ये ज़्यादा मोर स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन क्या है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट योर रेजोनेंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि क्या होता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आपके स्ट्रक्चर के बीच का होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसके स्ट्रक्चर के बीच में, एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसके बीच में है, उसी को आप क्या करते हो, किस नाम से जानते हो, स्टेबलाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हो। जो अभी हमने फिनॉल के केस में देखा था कि आपका जो ये वाला स्ट्रक्चर था, पहला वाला स्ट्रक्चर था, इसको हमने क्या कहा कि ये ज़्यादा स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्ट्रक्चर। ठीक है, बाकी सबसे, और अगर इनका हाइब्रिड आप बनाओगे तो उनके बीच की जो एनर्जी होगी, इसकी कुछ एनर्जी होगी इवन अगर हम कहते हैं, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो है, हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर है आपका, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, उसका जो एनर्जी होगा उसके बीच की गैप की एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यानी कि कौन सी एनर्जी जो है, जो गैप है उसको क्या कर रही है, उस मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका रेजोनेंस। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जाम्पल भी पिकअप करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या हमने रेजोनेंस जो पढ़ा है वो हमारे अंदर और भी अच्छे से हमने इसको समझा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, ये आपके पास कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। ठीक है, कार्बन पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे H और यहाँ पे H है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, प्लस इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज भी है। ठीक है, प्लस चार्ज भी है, और साथ ही साथ कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इस पे कंडीशन में देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, मोर स्टेबल है, दोनों क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, पर स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ये स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। वाई स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों हो रहा है ये ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो हर एटम जो यहाँ पे जुड़ा है जिसका ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट है। तो यही लिखा है, मोर स्टेबल ऑल द एटम्स विद द ऑक्टेट मोर देन द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ रहे हो कि ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, फुली स्टेबल है विथ रेस्पेक्ट टू ये, जहाँ पे आपका क्या है, ऑक्टेट में क्या है कि लेस स्टेबल कार्बन विद सेक्सेट लेस नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक तो ये दिख रहा है कि कार्बन क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके कोवलेंट बॉन्ड क्या है, पूरे इसके 4 नहीं हो रहे, साथ ही साथ इसका जो ऑक्टेट है वो भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, दोनों में से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये ज़्यादा हो जाएगा स्टेबल। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं इनोलेट आयन में, ठीक है, तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्सीजन, कार्बन, और ये क्या है CH2, और यहाँ पे क्या है CH3
CH3। और ऑक्सीजन पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज, साथ ही साथ इसके पास क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ये एक स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि अगर आपने इसको क्या है रोटेट कर दिया, ये ऐसे रोटेट यहाँ पे किया तो ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या मिलेगा, O पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, ये CH2 पर इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो आप खुद बताओ कि यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेबल होगा ये इनोलेट फॉर्म, ये वाला जो हो जाएगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगेन रीज़न आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा और लेस चार्ज सेपरेशन है, इस वजह से ये वाला स्पीशीज जो हो जाएगा वो आपका ज़्यादा स्टेबल इनोलेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्टस है जहाँ पे रेजोनेंस का मतलब आपको समझ लिया होगा। और रेजोनेंस क्या होता है, मेन चीज़ जो इसका काम है वो क्या है, रेजोनेंस का जो काम है वो क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा जो कॉज करेगा क्या, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। जो मेन पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है वो ये है कि रेजोनेंस जो है उसमें क्या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आपके कंपाउंड में आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आज का जो लेक्चर था रेजोनेंस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, साथ ही साथ आपने इसको प्रॉपरली नोट डाउन भी किया होगा। बट स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको NIST से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए इस वेबसाइट को देख सकते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।